राजधानी देहरादून से आ रही है। राजधानी से सामने आया है क्रिप्टो का बड़ा घोटाला। क्रिप्टो में निवेश के नाम पर हुई है करोड़ों की ठगी। माई फॉरेक्स अड्डा कंपनी की संस्थापक पर ठगी का आरोप है। संस्थापक मुनीजा मुश्ताक पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे, संस्थापक ने किया था 30% मासिक रिटर्न का वादा। पीड़ित निवेशक ने थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों से यह वादा किया गया था कि 30% मासिक रिटर्न दिया जाएगा। पीड़ित ने अब थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, राजधानी से क्रिप्टो का बड़ा घोटाला सामने आया है। आपको बताते चले कि क्रिप्टो में निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, उजागर हुआ है। माई फॉरेक्स अड्डा कंपनी की संस्थापक पर ठगी का आरोप लगा है। देहरादून में राज्य के पहले सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सौर कौथिक का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। मेले को लेकर सीएम धामी ने कहा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और प्रदेश में सूर्य घर योजना और सौर कौथिक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा, जिससे हमारा राज्य इस दिशा में भी आदर्श प्रदेश के रूप में देश के सामने आएगा। भारत सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, वो पहुंचे। मैं इस मेले को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे उरेडा, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल, पिटकुल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। उनको मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जीवाश्म आधारित ईंधन के स्रोत सीमित हैं और इनके प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को भी अत्यधिक हानि होती है। हमें उस ओर भी सोचना चाहिए। अगर हम उस दिशा में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम इस सौर ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो असीमित है और ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण करने में भी अपना योगदान देते हैं। और इसी विशेषता को देखते हुए, सौर ऊर्जा की इसी विशेषता के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आज देश भर में लगातार सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 100 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य हर एक देशवासी का लक्ष्य है। इसके साथ ही 2070 तक देश को नेट जीरो कार्बन यानी कि कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सौर ऊर्जा को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अधिकतम परियोजनाओं को स्थापित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति लागू की है और एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि 2027 तक 14,000 मेगावाट सोलर क्षमता हमको प्राप्त हो। और मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का कौतिक है, इस प्रकार का आयोजन है, ये हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता करेगा। इसी दृष्टि के साथ हम 100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सभी शासकीय भवनों पर सोलर प्लांट भी स्थापित कर रहे हैं। हमने पिछले आम बजट में इसका प्रावधान किया था और आगे भी ये क्रम हम अनवरत रूप से जारी रखने वाले हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक ज्वाइंट संयुक्त रूप से 70% की सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर प्लांट की स्थापना के लिए अभी तक करीब राज्य के अंदर 11,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी जा चुकी है। इसके साथ ही
घरेलू और गैर घरेलू उपभोक्ताओं हेतु सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना पर भी 30 से 50% का अनुदान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापना के माध्यम से राज्य के जो हमारे स्थायी निवासी हैं उनको स्वरोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इस क्षेत्र में भी हमारे बहुत सारे युवा उद्यमी आ रहे हैं और तेजी से जो उनकी कुछ सामने समस्याएं आ रही थी, कहीं पर कोई परेशानी आ रही थी, उसको लगातार हम स्वयं समीक्षा करके सभी लोग लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके सुझाव के आधार पर हम उसको और कहीं पर शिथिल करना है, किसी प्रकार की सरकार की तरफ से सहायता होनी है, तो हम वो सब काम कर रहे हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके। इस योजना के अंतर्गत हमने 2026 तक कुल 250 मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा है। भाइयों बहनों, प्रदेशवासियों को सोलर प्लांट लगवाने हेतु कहीं भटकना न पड़े, दूर दूर न जाना पड़े, इसलिए हमने प्रदेश में सोलर वेंडरों की संख्या बढ़ाते हुए आवासीय क्षेत्र के लिए 365 नए वेंडरों को भी मान्यता प्रदान की है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार ने नेट मीटरिंग की व्यवस्था को भी सरल बनाने के साथ ही 10 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम को तकनीकी आकलन से बाहर रखा है, जिससे हमारे नागरिक सौर ऊर्जा को आसानी से अपना सकें, उसका लाभ ले सकें। हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों का परिणाम है कि पिछले 7 महीनों में उत्तराखंड में 23 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता सफलतापूर्वक अभी तक स्थापित की जा चुकी है। ऐसे अनेक काम हम आज सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आज का ये सौर ऊर्जा कौथिक, मुझे पूरा विश्वास है कि इसके आयोजन से हमारे प्रदेश को सौर ऊर्जा के क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, उस लक्ष्य में उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि एक ऐतिहासिक शुरुआत आज हमारी हुई है, इस शुरुआत को हम संकल्प तक पहुंचाएंगे, सिद्धि तक पहुंचाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जहां हिंदू संगठनों में आक्रोश है, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को निंदनीय बताया। मामले में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च और धरना प्रदर्शन करते थे, वो लोग इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। देखिए, वहाँ पर बहुत ही हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उन पर हर प्रकार से कहीं मैं कहूँ कि जितनी निम्नता की हदें हो सकती हैं वो सब वहाँ पर हो रही हैं और ये वास्तव में वो अन्याय हो रहा है वहाँ पर। इसलिए भारत की सरकार ने उनको अवगत करा दिया है और ये प्रश्न जरूर है कि आज देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल जो छोटी छोटी बातों पर कैंडल मार्च निकालते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, सारे के सारे चुप हैं। निश्चित रूप से इनकी चुप्पी देश के लोग भली भांति समझ रहे हैं। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए अनंतिम आरक्षण को विधि सम्मत बताते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के आरोपों को जानकारी का अभाव और चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में डर बताया। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सभी वर्गों को पूर्व निर्धारित नीति के तहत अधिकार दिया गया है, लेकिन कल तक चुनाव में देरी का रोना रोने वाली कांग्रेस अब हार सामने देखकर चुनाव टालने के बहाने तलाश रही है। वहीं करण महारा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि निकायों में आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वह उनकी जानकारी के अभाव को दर्शाता है। कि मैंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी का बयान सुना और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो उपनेता रहे हों सदन में और विधायक रहे हों, वो बिना अपनी जानकारियों को पुष्ट किए हुए कैसे बयान दे सकते हैं।
मैंने देखा उन्होंने एससी आरक्षण का प्रश्न उठाया। उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे 3 प्रकार के निकाय हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं। तीनों में आरक्षण पहले से सुनिश्चित है, ना हम उसको घटा सकते हैं ना हम उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप एससी आरक्षण की बात करें तो नगर निगम में 9% है, इसी तरह से 14% आपका नगर पालिका में है और 13% आपका नगर पंचायत में है। तो जो परसेंटेज फिक्स है उसी के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण दिया है। इसी प्रकार ओबीसी में भी हुआ है, इसी प्रकार एसटी में भी हुआ है। एसटी में नगर पालिका में और नगर पंचायतों में 1-1 सीटें उसके लिए आरक्षित हुई है, क्योंकि यही संख्या उनकी अनुमानित वहां पर है। और एक डेडिकेटेड जो आयोग था, जो इसके लिए ओबीसी आयोग बनाया गया, तो उसने जो सिफारिशें दी हैं उसके आधार पर ये आरक्षण तय हुआ। ये सरकार ने भी नहीं किया, ये उस आयोग की सिफारिशों पर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये आरक्षण तय हुआ है। ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आपत्ति जताते हुए ओबीसी आरक्षण को निराधार बताया। करण महारा का कहना है कि आरक्षण की प्रक्रिया पर कांग्रेस के अधिकारों पर बीजेपी ने हमला किया है। ऐसी नगर पालिका जिसमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उन्हें आरक्षण से बाहर कर दिया गया। यह मौलिक अधिकार का हनन है और एससी के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिचय भी। तो कल आप लोग जब बाइट लेने आए थे, मैंने उसी समय कहा था कि बहुत बड़ा झोलझाल इसमें है। पहले तो प्रवर समिति को सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, प्रवर समिति ने अपना प्रस्ताव जो भी उनका मीटिंग में तय हुआ उसको आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजा। और इसमें एक नियम है कि आप जो भी प्रवर समिति से सुझाव या बिल आएगा उसको विधानसभा में 6 महीने के अंदर पारित करना आवश्यक होता है। जो प्रक्रिया सरकार ने नहीं अपनाई, सीधे जीओ करके ये आरक्षण लागू किया है। ये विधानसभा का अपमान है, ये विधानसभा में चुनकर आए उन 70 विधायकों का अपमान है जो जनता के प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा आते हैं। नियमावली का उल्लंघन है।